Okay, good morning students. Last time we have discussed about the frictions and its law. ठीक है, इसके बारे में हमने स्टडी किया और एक और टर्म हमने स्टडी की थी, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, टुडे we will discuss about the same thing but different, that is the dynamic frictions. Static frictions क्या बताया था आप लोगों को कि अगर एक बॉडी जो है is resting on the surface of the any surface, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं बट इट इज नॉट मूविंग, ठीक है, मूव नहीं कर रही है, नॉट मूविंग, तो इसके ऊपर भी एक फ्रिक्शनल फोर्स वो एक्ट कर रही होती है एट द सेम टाइम. ठीक है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है एट द सेम टाइम व्हेन द बॉडी इज इन द स्टेशनरी पोजीशन, तो दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन. तो इसको हम क्या बोलते थे, स्टैटिक फ्रिक्शन. बट एज सून एज वी अप्लाई द मोर फोर्स एंड द बॉडी स्टार्ट मूविंग, अब बॉडी क्या करने लग पड़ेगी, मूव करने स्टार्ट करनी पड़ेगी आगे की तरफ. ठीक है, तो इस टाइम भी अब फोर्स बॉडी के ऊपर जो वो फ्रिक्शन एक्ट करेगा. ऐसा थोड़ी ना है कि बॉडी के ऊपर आप फ्रिक्शन एक्ट करना ही बंद कर देगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, क्योंकि अगर जब आप व्हीकल के ऊपर चलते हैं तो आपको साउंड सुनाई देती है टायर्स और सरफेस के बीच में, तो वो किसकी वजह से होता है, दैट इज फ्रिक्शन की वजह से. ठीक है, तो जब बॉडी मूव कर रही होती है तो उस टाइम उस बॉडी के ऊपर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनामिक फ्रिक्शन. ठीक है, काइनेटिक या फिर डायनामिक फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज इन द मोशन. तो डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है, व्हेन द बॉडी इज इन द मोशन. व्हेन बॉडी इज इन मोशन, तो बॉडी मोशन में होगी उस टाइम जो इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन. उसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ और उसके फुट में के से लिख देते हैं. ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो इसकी भी दो टाइप्स होती हैं. काइनेटिक फ्रिक्शन की दो तरह की होती है. पहले आती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ठीक है, पहले जो होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ये जो हमने केस किया ये कौन सा केस है, स्लाइड. स्लाइड का मतलब सिंपल, हम उसको स्लाइड करते हुए आगे की तरफ लेके जा रहे हैं. मान लो ये मेरे पास पेन है, ठीक है, जब मैं इसको यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये स्लाइड हो रहा है, तो आगे की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, दिस वन इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो सेकंड टाइप आ जाती है इसके पास रोलिंग फ्रिक्शन. इसकी आ जाती है रोलिंग फ्रिक्शन की टाइप आ जाती है. रोलिंग फ्रिक्शन क्या हुआ, व्हेन द बॉडी ऑफ दिस टाइप, ये व्हील बॉडी जो है रोल करती हुई आगे की तरफ चलती है. ठीक है, मान लो ये मेरे पास व्हील है. ठीक है, ये व्हील जो रोल करता हुआ आगे की तरफ चला, तो इसके ऊपर भी क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो वो एक्ट हो रही है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. बॉडी तो आगे की तरफ ही मूव कर रही है. ठीक है, बॉडी जो आगे की तरफ ही मूव कर रही है बट फ्रिक्शनल फोर्स तो इसके ऊपर भी एक्ट हो रहा है. ठीक है, तो इस टाइम जो इस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन बोला जाता है. तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ दिस फ्रिक्शन. फर्स्ट वन इज द स्लाइडिंग, पहले से स्लाइड कर रही थी, दूसरी रोलिंग जो रोल करती हुई जा रही है. स्लाइड मैंने आपको ये बताया, जैसे यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया स्लाइड किया, रोल जब मैं इस बॉडी को इस तरीके से रोल करवाता हुआ आगे की तरफ लेके जाऊंगा, तो दैट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड द स्लाइडिंग एज वेल एज द रोलिंग फ्रिक्शन. यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन का कॉज बताओ. ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कॉज हमें पता है, क्योंकि इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं या इस तरह से रफ सरफेस होता है उस रफ सरफेस को ओवरकम करना पड़ता है. ठीक है, तो बोलते हैं इसमें बताओ कि जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है. तो यहाँ पे हम रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में देखते हैं कि इसका कॉज क्या है. इसका कॉज कुछ नहीं है, सिंपल सा है कॉज. अगर मेरे पास एक व्हील है, ठीक है, तो व्हील क्या करता है, अपने नीचे के सरफेस को लिटिल बिट डिप्रेस कर देता है. ये इस तरह से ये डिप्रेस कर देता है. ठीक है, तो इसने ये सरफेस को डिप्रेस कर दिया, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, डंप बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको डंप बोला जाता है. ये इसको प्रेस कर देता है. तो यहाँ पे देखो बॉडी, ये जो भीड़ ने क्या किया है, इस बॉडी को डिप्रेस कर दिया है. इस डिप्रेशन की वजह से यहाँ पे कर्व बन गया हुआ है, ये कर्व बना हुआ है इस तरह से, कुछ इस तरह से कर्व बना. अब देखो बॉडी यहाँ से यहाँ तक तो इजीली स्लाइड डाउन नीचे की तरफ चली जाएगी, बट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के लिए इसको करनी पड़ेगी, एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी. ये जो इसको ऊपर जाने से रोक रहा है, तो यही किसकी वजह होता है, ये वजह होती है इसकी रोलिंग फ्रिक्शन के लिए. ठीक है, तो यही इसकी कारण होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन का. तो रोलिंग फ्रिक्शन का अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज द कॉज ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन,
तो आपने लिख देना ड्यू टू द डंप क्रिएटेड बाय दिस व्हील, ठीक है। या तो वो व्हील डिप्रेस हो जाएगा या तो वो सरफेस को डिप्रेस कर देगा। जब हम यूजुअली जो टायर यूज करते हैं वो हवा वाले टायर होते हैं, एयर होती है उसमें, तो उसमें अगर आप देखोगे टायर को बड़े ध्यान से तो नीचे से टायर जो कुछ फ्लैट हो जाता है, इस तरह से फ्लैट हो जाता है। अगर सरफेस बड़ा हार्ड है, रोड जो होते हैं हार्ड होते हैं, तो टायर हमारा कुछ इस तरीके से फ्लैट होता है, ठीक है, फ्लैट हो जाता है इस तरह से। तो ये कॉज करता होता है किसके रोलिंग फ्रिक्शन का कॉज होता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द रोलिंग फ्रिक्शंस। नाउ नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वन। काफी काम आएगा ये आगे। कोएफिशिएंट ऑफ, पहला पढ़ते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। दो तरह के फ्रिक्शन हमने पढ़े, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर पढ़ेंगे इसके बाद डायनामिक फ्रिक्शन के बारे में। पहले स्टैटिक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, लॉज जो हमने किए थे, ठीक है, फ्रिक्शन के लॉज किए थे, तो उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है दैट ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। Force of friction is directly proportional to the normal reaction. That means the friction is decided by this normal reaction. पढ़ा था हम लोगों ने ये सारा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे S लिख देता हूँ मैं। S just simply represent that of the static friction. As we remove this proportionality sign, a constant has to be applied. That is mu S. इसके फुट में भी S लिखा मैंने। Where mu S represent the coefficient of static friction and have the constant value। क्या होता है ये, कांस्टेंट होता है ये एक तरह का, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके ऊपर म्यू एस की वैल्यू जो कैलकुलेट कर सकते हैं। वन मोर थिंग, दिस वन इज सिंबल इज कॉल्ड द म्यू। क्या बोला जाता है इसको, सिंबल को म्यू बोला जाता है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, म्यू की शेप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ से हमारे पास म्यू एस की वैल्यू आ गई एफ एस अपॉन आर, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे पास बॉडी यहाँ पे इस तरह से पड़ी हुई है, ये बॉडी मेरे पास पड़ी हुई है, तो इसका वेट किस तरफ फ्लैश करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अप, फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर जो है, आर को काउंटरबैलेंस कौन कर रहा है, वेट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज आर इज इक्वल टू एम जी। आर किसकी इक्वलेंट है, एम जी, क्योंकि आर इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द एम जी, ठीक है। तो इसको मैं रिप्लेस करके इस तरह से लिखता हूँ, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एम जी। दीज आर द टू इक्वेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर हो ये बात है। इसी तरह से आप लोग कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी कर सकते हो। सेम वही इक्वेशन आएगी, हर एक स्टेटमेंट भी सेम रहेगी, बस आपने क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे एस लिखा हुआ है हमने उसको रिप्लेस कर देना किससे, के से, ठीक है। बाकी कोई चीज नहीं आएगा, जस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है कि एक काइनेटिक फ्रिक्शन है और एक रोलिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। यहाँ पे भी के और यहाँ पे भी के। फिर वही बात, ऐसा क्यों अलग अलग क्यों लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि जब बॉडी रुकी हुई है तो उस टाइम पे ज्यादा फ्रिक्शन एक्ट करता है, लेकिन जब बॉडी मूव करने लगती है तो वो कम फ्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे लिख देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक friction is greater than that of the kinetic friction, ठीक है। इसलिए दोनों अलग अलग टर्म्स बना के लिखी यहाँ पे हमने, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों एक जैसे ही है। यहाँ पे स्टैटिक की जगह आपके डालोगे आपको काइनेटिक फ्रिक्शन लिख दोगे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए भी सारे की सारी स्टेटमेंट जो एक जैसी ही रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखो दिस वन इज द बॉडी व्हिच इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वेट जो वो किस तरह फ्लैश कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। मान लो बॉडी जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ताकि मेंशन कर सके हम। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट करेगी वो किस डायरेक्शन में करेगी, इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी तो इस तरफ मूव कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है। तो दिस वन इज द नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे, मगर मैं इन नॉर्मल रिएक्शन और ये फ्रिक्शन फोर्स को दो वेक्टर्स मानता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है, रिजल्टेंट ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को याद करो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, इन दोनों के बीच से एक वेक्टर ड्रॉ किया जाता है,
कौन सा लॉ ये, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ट्रेडिशन, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता था, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आर और एफ को, ठीक है, ए की जगह मैंने एफ मान लिया और आर की बी की जगह मैंने क्या मान लिया, आर, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा यहाँ पे, ठीक है, बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द आर, आर के साथ हम इसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसके थ्रू एंगल लेते थे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस आर के थ्रू इसको प्रोजेक्शन ले रहे हैं। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, इससे आर प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये जो एंगल बना किसके बीच का, नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है क्या, आर, और इन दो के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। अब देखो, अगर ये पैरेलल साइड्स आर इक्वल पढ़ा हम लोगों ने, अगर ये एफ है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एफ को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको मैं नेमिंग देता हूँ ओ ए, इसको बी, तो यहाँ पे मैं इसको निकाल सकता हूँ ओ ए बी, ठीक है, सिंपल सी बात है। मुझे क्या निकालना है, इन दोनों के रेशियो निकालनी है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है। तो मेरे पास दो साइड गिवन है, कौन सी साइड गिवन है, एक तो मेरे पास बेस गिवन है और दूसरा मेरे पास परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एंगल बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये किसके बराबर होता है, tan ऑफ थीटा के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर है, देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर, ये क्योंकि ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और ये बेस का काम कर रहा है, ठीक है। और बेस बनेगा मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन आर, तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। जबकि इसके पीछे वाले आर्टिकल में अभी हमने पढ़ा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एफ अपॉन आर के इक्विवेलेंट होता है। तो इसको मैं रिप्लेस करके कैसे लिख दूं, अब ये बन जाएगा मेरे पास tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो न्यूमेरिकली इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी है, तो हमें हमको पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन की ही वैल्यू होती है। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने पी अपॉन बी क्यों लिया, सिंप्लीफाइड फॉर्म। अगर मैं बी अपॉन पी भी ले लेता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एंगल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था, कोड ऑफ बीटा हो जाना था, ठीक है, क्योंकि tan का अपोजिट क्या होता है, कोड होता है। तो ये कोड जो हम थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट मानते हैं, इसलिए हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं हर एक चीज को। तो यहाँ पे मेरे पास एंगल आ गया tan थीटा, क्योंकि tan थीटा इजी है सोल्व करने के लिए। अगर साइन होगा कौन सा होगा तो मैं tan को इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक है। जबकि कोड जो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट मानते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई हैव टू कॉल इट p अपॉन b, नॉट b अपॉन p। क्लियर होगी बात सभी को ये। तो दिस वन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या याद रखना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन और इन दोनों का रिजल्टेंट जो बनेगा उन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और वन मोर थिंग, कि ये आपका म्यू जो होता है दैट इज द यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी। क्या म्यू जो होगा आपका क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होते हैं। अगर इन केस आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ द म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट बताओ मेरे को क्या है, ठीक है। तो आपने सिंपल लिखना दिस इज द यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ प्योरली अ नंबर, ठीक है। यूनिटलेस क्वांटिटी और क्या है, प्योरली अ नंबर है एक। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज देखो, जस्ट अंडरस्टैंड करो कि एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है। देखो मेरे पास ये प्लेन है, ठीक है, बॉडी यहाँ पे मैंने ये रखी हुई है, तो चलो मानो यहाँ पे रखी हुई है, इस तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इस बॉडी को इस प्लेन के थ्रू, मतलब मेरा प्लेन तो यहाँ पे है, ठीक है, इस प्लेन के थ्रू इस बॉडी को मैं करता हूँ उठाता हूँ। जैसे बॉडी को ऊपर की तरफ उठाऊंगा, मैं लिफ्ट करवाऊंगा, तो क्या होगा, इस तरीके से लिफ्ट करवाता हूँ तो क्या होगा, बॉडी एक पर्टिकुलर एंगल पर जाके स्लाइड करने नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। बॉडी ये कर रही है पर्टिकुलर एंगल पर स्लाइड होती हुई नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जा रही है। देखो यहाँ पे, जहां पर ये बॉडी जो है स्लाइड होने ही वाली होती है, देखो यहाँ पे ये बॉडी थी, स्लाइड नहीं हुई थी, अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई, जहां पर बॉडी स्लाइड जस्ट होने वाली, ये देखो यहाँ पे, यानी कि जब बॉडी जो स्लाइड होने ही वाली होती है उस पर्टिकुलर एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। देखो यहाँ पे अगर मेरी बॉडी यहाँ पे फ्लैट सरफेस पे पड़ेगी कोई दिक्कत नहीं, अब इस सरफेस को मैं थोड़ा सा उठाता हूँ, बॉडी स्लाइड में ऐसा चीज है इसके साइड, क्यों, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से इसके ऊपर ही रही,
अब थोड़ा सा और उठाता हूँ, अब बॉडी यहाँ पे जस्ट स्लाइड ही करने वाली होती है, अगर थोड़ा सा भी मैं इसको ऊपर उठाऊंगा तो बॉडी करेगी इमीडिएटली नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जिस एंगल तक बॉडी जो है जस्ट खड़ी है अपनी पोजीशन पर ही है, ठीक है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि बॉडी इज जस्ट स्लाइडिंग ओवर। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, द एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसको अल्फा या थीटा बल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द एंगल एट विच बॉडी इज जस्ट स्लाइड डाउन, एंगल एट विच बॉडी इज वर्ज टू स्लाइड डाउन। स्लाइड नहीं हुई है, जस्ट स्लाइड होने ही वाली होती है, जिस एंगल पर ये स्लाइड होने ही वाली होती है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ स्लाइड नहीं हुई है क्योंकि स्लाइड होने ही वाली होगी। ठीक है, तो उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज बोला जाता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई सभी को। जैसे ये मेरे पास बॉल पेन है और ये मेरे पास इंक्लाइन प्लेन है, हॉरिजॉन्टल ये मेरे पास नीचे वाला हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऊपर वाला इंक्लाइन मान लेता हूँ। जैसे ऐसे रखा हुआ था तब कोई दिक्कत नहीं थी, फोन पर ऐसे कैसे ही था। जैसे जैसे मैं प्लेन को उठाता गया अल्टीमेटली जिस पॉइंट के ऊपर ये स्लाइड होने ही वाला होता है, जस्ट अब ये स्लाइड होने ही वाला है। ठीक है, जहां पे ये स्लाइड होने वाला होता है तो इनके बीच का ये जो एंगल बनता है, ठीक है, ये जो एंगल प्रोड्यूस कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ ही जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, बॉडी स्लाइड नहीं होनी चाहिए, बॉडी जस्ट एट द वर्स्ट टू स्लाइड, यानी कि स्लाइड होने ही वाली होती है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस प्लेन के साथ जो एंगल बना होता है उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज बनते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, वेट फिर वर्टिकली एक्ट ऑनवर्ड, mg वेट, नॉर्मल एक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम, जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल्स में किया, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आर एंड एम जी इज नॉट काउंटर बैलेंसिंग ईच अदर। तो क्या करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, ताकि हम इसके काउंटर बैलेंसिंग की वैल्यूज को पता कर सकें। तो देखो यहाँ पे मैं mg को ब्रेक करता हूँ, तो एक्चुअल में mg को यहाँ पे होना चाहिए था, कितने एंगल पे शिफ्ट हुआ, ये अल्फा एंगल पे शिफ्ट हुआ। तो इसको मैं मानूंगा mg cos ऑफ थीटा विच इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल पर कौन सा कंपोनेंट बनता है, mg sin ऑफ थीटा। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ एक्ट कर रही है, बॉडी को अपन टिकाए हुए सरफेस के ऊपर, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है, बॉडी तो मूव नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो डिफरेंट फोर्सेस लग रही है, रिएक्शन लग रही है, वेट लग रहा है, mg cos थीटा mg sin थीटा फ्रिक्शनल फोर्स। तो r ने किसको काउंटर बैलेंस किया हुआ है, mg cos थीटा को काउंटर बैलेंस किया है, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स ने किसको काउंटर बैलेंस किया है, फ्रिक्शनल फोर्स इज काउंटर बैलेंस बाय mg sin ऑफ थीटा। मूव नहीं की है बॉडी, बॉडी तो वही है, और बॉडी मूव कर जाती तो ये कंपोनेंट बढ़ा जाना था, इस कंपोनेंट में छोटा जाना था, तो नेट फोर्स है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है। ठीक है, तो एफ इसके किसके इक्विवेलेंट हुआ, mg sin थीटा के इक्विवेलेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता है इक्वेशन 1 मान लेता है, इसको इक्वेशन 2 डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। ठीक है, 1 को 2 से डिवाइड किया, तो मुझे पता है कि एफ अपॉन आर की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ। मेरा बात ये, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा ये f अपॉन r इज इक्वल टू, f की वैल्यू थी mg sin थीटा, जबकि r की वैल्यू थी mg cos ऑफ थीटा। mg से mg कट गया, तो मेरे पास यहाँ पे बचा f अपॉन r इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो सॉरी, थीटा नहीं ले रहे हम लोग, यहाँ पे अल्फा ले रहे हैं। ठीक है, इसको अल्फा कर देना, जो भी मानना वो मान सकते हैं, कोई इसमें रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपने थीटा या अल्फा ही मानना है। ठीक है, थीटा इसलिए मैं मान रहा हूँ, अल्फा इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि पीछे वाले के साथ मुझे इसको कंपेयर करना है, इसलिए मैं अल्फा मान रहा हूँ। ठीक है, सिंस एफ अपॉन आर किसके इक्विवेलेंट होता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू के बराबर पढ़ा भी हमने। तो tan ऑफ अल्फा विल बी इक्विवेलेंट टू द म्यू, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज भी किसके इक्विवेलेंट हुआ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिपोज किसके इक्विवेलेंट हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट हुआ। ठीक है, और देखो अब रिलेशन बताना हम लोगों ने इसके बीच का कि एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच का रिलेशन बताओ हमें क्या है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, यही था ना।
तो हम इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपैरिजन करते हैं तो देखा जाता है यहाँ पे tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, यानी कि जो एंगल ऑफ रिपोज होगा वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो ये दोनों के बीच का रिलेशन आ जाता है, ठीक है। So this one is all about the angle of friction as well as the angle of repose.